ब्लेड रनर के नाम से मशहूर पूर्व एथलीट ऑस्कर पिस्टोरियस को गर्लफ्रेंड की हत्या के आरोप में 6 साल कैद की सजा सुनाई गई है। हालांकि इस गुनाह में उन्हें 15 साल कैद की सजा हो सकती थी, लेकिन अदालत ने उन पर रहम दिखाते हुए सिर्फ 6 साल की सजा सुनाई। ऑस्कर ने 2013 में वैलेंटाइंस डे के दिन 14 फरवरी को अपने घर में रीवा, उनकी गर्लफ्रेंड की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ऑस्कर कोर्ट में ये रट लगाते रहे कि उन्होंने अंधेरे में घर में चोर दाखिल होने के शक में ही गोली चलाई थी, लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट में कहा गया कि ऑस्कर ने गोली मारने से पहले रीवा को बैट से पीटकर घायल भी किया था। कुछ और खबरों की बात करें तो अमेरिका ने भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट के आंकड़ों पर सवाल उठाए हैं। अमेरिका का कहना है कि भारत की 7.5% की ग्रोथ रेट बढ़ा चढ़ाकर बताई गई हो सकती है, और यह बात अमेरिका के ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एंड बिजनेस अफेयर्स की ओर से जारी एक रिपोर्ट में कहा गया। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार इकोनॉमिक रिफॉर्म से जुड़े अपने वादे को पूरा करने में स्लो रही है। हालांकि रिपोर्ट में ब्यूरोक्रेसी में सुधार और एफडीआई में ढील देने की तारीफ की गई है। इससे पहले मॉर्गन स्टैनली ने भी कहा था कि इंडिया की ग्रोथ के आंकड़े को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि कई रिफॉर्म्स को संसद में पारित होने के लिए सरकार को स्ट्रगल करना पड़ा है, और इसमें कहा गया कि इसके कारण मोदी सरकार के समर्थन में आगे आए कई इन्वेस्टर पीछे हट रहे हैं। खबर माल्या से जुड़ी हुई। सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट विजय माल्या के पर्सनल लग्जरी जेट की दोबारा नीलामी की तैयारी शुरू कर रहा है। इस बार डिपार्टमेंट ने जेट की नीलामी के लिए रिजर्व प्राइस कम रखी है। सूत्रों के मुताबिक रिजर्व प्राइस पर फैसला डिपार्टमेंट की जॉइंट प्राइसिंग कमेटी लेगी। पिछले महीने 30 जून को सर्विस डिपार्टमेंट ने यूएई के एक कंपनी का ऑफर ठुकरा दिया था। कंपनी ने 1 करोड़ 9 लाख रुपए की बोली लगाई थी, जबकि इसका बेस प्राइस 150 करोड़ रुपए तय किया गया था। माल्या पर सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट का 800 करोड़ रुपए से ज्यादा का टैक्स बकाया है। आपको बताएं कि माल्या पर बैंकों का करीब 9,000 करोड़ रुपए बकाया और वो देश छोड़कर भाग चुके हैं। सरकार ने देश के वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर को बदलने की तैयारी शुरू कर दी है, और इस बारे में सुझाव देने के लिए सरकार ने एक समिति बनाई है, जिसमें शंकराचार्य, के.एम. चंद्रशेखर, पी.वी. राजा रमन और राजीव कुमार को शामिल किया है। ये समिति देश की जरूरत के मुताबिक वित्तीय वर्ष तय करने का सुझाव देगी। समिति 31 दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। फिलहाल 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच को वित्तीय वर्ष माना जाता है। कई देशों में कैलेंडर ईयर को भी फाइनेंशियल ईयर माना जाता है। दरअसल सरकार इस हिसाब से वित्तीय वर्ष तय करना चाहती है ताकि केंद्र और राज्यों की आमदनी और खर्च का सही आकलन मिल सके। साथ ही वित्तीय वर्ष तय करने में अलग अलग फसलों की मियाद को भी ध्यान में रखा जाएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जयकुमार इंफ्रा और आरपीएस इंफ्रा को मिले पुल बनाने के ठेके को रद्द कर दिया है। इन कंपनियों को विक्रोली में मीठी नदी पर पुल बनाने के लिए 360 करोड़ रुपए और अंधेरी मझगांव में पुल बनाने के लिए 195 करोड़ रुपए का ठेका मिला था, लेकिन बीएमसी सड़क घोटाले में गड़बड़ियों के बाद हाईकोर्ट ने इनका टेंडर कैंसिल कर दिया है। ऑर्डर दिए जाने से पहले ही दोनों कंपनियों के खिलाफ बीएमसी की एफआईआर थी। जी बिजनेस ने दिखाया था कि कैसे कंपनियों ने सड़क के ठेके में गड़बड़ी की थी। बीएमसी कमिश्नर के ब्लैक लिस्टिंग के आदेश के बावजूद दोनों को ठेका दिया गया था। हाईकोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर वाली कंपनियों को ठेका कैसे दिया। मॉनसून सीजन है और ऑटो कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा को मॉनसून से काफी उम्मीदें हैं। कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पवन गोयनका ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कंपनी बड़ी योजनाओं पर काम कर रही है और आने वाले दिनों में कई नए प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बताएं, 6 साल पुराने रियल एस्टेट के सौदों की जांच होगी। सूत्रों के मुताबिक यह खबर आ रही है, इनकम टैक्स ने डेवलपमेंट अथॉरिटी से इसके तहत डेटा भी मांगा है। ब्लैक मनी छुपाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की भी तैयारी की जा रही है। साथ ही आपको इस पर और जानकारी दें तो प्लॉट, बिल्डिंग और फ्लैट खरीदने वालों की जानकारी भी मांगी गई है। चिट्ठी में 2009 के बाद के अलॉटी का डिटेल मांगा गया है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि टैक्स विभाग ने अप्रूवल कराने वाले अलॉटीज का नाम और एड्रेस भी मांगा है। इनकम टैक्स की चिट्ठी में सेक्शन का जिक्र तो फिलहाल नहीं किया गया है। ब्लैक मनी डिस्क्लोजर स्कीम के संबंध में ये चिट्ठी भेजी गई है। 6 साल पुराने रियल एस्टेट के सौदों की जांच के तहत ये चिट्ठी भेजी गई है। डिस्क्लोजर स्कीम के संबंध में चिट्ठी भेजी है।
30 लाख से कम कीमत वाले घरों का भी ब्यौरा मांगा गया है। तो जितने भी पुराने सौदे हैं उनकी जांच की जाएगी। इनकम टैक्स ने डेवलपमेंट अथॉरिटीज से इस पर पूरा एक डेटा मांगा है। ब्लैक मनी छुपाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी भी की जाएगी। मेरे सहयोगी दीपू राय से बात करते हैं इस पूरी खबर पर अपडेट के लिए। दीपू, किस तरीके से ये पूरा डेटा तैयार किया गया है और ब्लैक मनी छुपाने वालों पर खासतौर पर क्या कार्रवाई की तैयारी है? बेसिकली आपको बता दें स्वाति कि जिस तरह से सरकार ने एक नई स्कीम, घरेलू स्कीम निकाली ब्लैक मनी को डिस्क्लोज करने के लिए, उसके प्रोसेस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डिफरेंट जो अथॉरिटीज हैं, लोकल अथॉरिटीज, जिनका मैप अप्रूवल उन्होंने टर्म यूज किया हुआ अपने लेटर में उनको एक चिट्ठी जो भेजी है उसमें कहा गया है कि आप जितने भी 2009 के बाद जो भी लैंड अलॉटीज हैं, पर्टिकुलरली चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो या बिल्डर्स हो या बायर्स हो या इंडिविजुअल कंस्ट्रक्शन करने वाले हो, उनका सारा डिटेल दिया जाए। जब हमने सोर्सेस से ये पूछा कि ऑलरेडी जो 30 लाख से अबव होते हैं उनका AIR में मेंशन होता है, तो सोर्स ने ये बोला कि इस चिट्ठी में हम उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो कम कीमत दिखा करके, 30 लाख से नीचे की कीमत दिखा करके और बड़ा ट्रांजैक्शन, बड़ा पैसा ब्लैक मनी वो हाइड करते हैं इस तरह के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में, हम उनको टारगेट कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर ये डेटा इकट्ठा किए जा रहे हैं। तकरीबन 10 लाख जो है ऐसे अलॉटीज हैं, 2 अथॉरिटीज का जिसको बताया गया, जो सोर्स ने बताया, पर्टिकुलरली गाजियाबाद अथॉरिटी, नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा और जमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी का। देश भर के बाकी भी जो अथॉरिटीज हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटीज, उनके यहाँ से भी डेटा मांगे जा रहे हैं। सोर्स ने यह भी कहा कि बाकी और जो इंस्टीट्यूशन है उनसे भी हमने डेटा मांगा है, ताकि जो स्कीम है उसके बाद अगर कोई डेटा ये माना जाता है कि कुछ लोगों ने हाइड किया है ब्लैक मनी, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने में मदद मिल सके। दीपू, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, क्या कोई इसके लिए समय की मियाद तय की गई है जिसके तहत ये डेटा को कलेक्ट करना है और तमाम नामों को आगे रखना है? देखिए, उनका साफ कहना था कि बहुत बड़े पैमाने पर, बल्क लेवल पर डेटा मिलेंगे, लिहाजा उसमें से हम वो लोग स्क्रूटनाइज करेंगे कि किस नंबर्स के कौन से ऐसे पोटेंशियल्स जो वो टैक्स इवेडर हैं उनको आइडेंटिफाई करके, और सितंबर के बाद जब ये स्कीम खत्म हो रही है उसके बाद उन पर एक्शन लिया जाएगा। तो एक तरह से इससे ब्लैक मनी स्कीम, जो डिस्क्लोजर स्कीम है, उसे जोड़ करके देखा जा रहा है। और सोर्स बता रहे हैं कि जो चिट्ठी भेजी गई है अथॉरिटीज को, उसमें मेंशन भी किया गया है कि आप उनका नाम, पता और 2009 के से पहले के बाद जितने भी लोग हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं, उनका डिटेल अथॉरिटीज उनके पास जमा कराएं। और ये प्रोसेस अभी चल रहा है। इसका मतलब कि ये हुआ कि अब डिस्क्लोजर स्कीम में इसका पूरा इस्तेमाल होगा और सरकार सितंबर के बाद बड़ी कड़ी कार्रवाई करेगी ऐसे टैक्स इवेडर्स पर। वाकई ब्लैक मनी को लेकर सरकार की तरफ से काफी ज्यादा यहाँ पर कड़ाई देखने को मिल रही है। हालांकि 30 सितंबर तक एक डिस्क्लोजर विंडो जो है, कंप्लायंस विंडो माफ कीजिए, वो भी खोली गई है जिसको इससे जोड़कर देखा जा रहा है। कई रियायतें उस ब्लैक मनी के डिस्क्लोजर में दी गई है, क्या यहाँ पर भी रियायतों की कुछ बात की गई है? देखिए, जो रियायत उसमें सीधे तौर पर नहीं दी गई है, लेकिन एक कंट्रोवर्सी जरूर उठ रही थी कि इफेक्टिव रेट कितना होगा। हालांकि फाइनेंस मिनिस्ट्री इस पर क्लियर नहीं है कि 31% जो है वो उस पर टैक्स लगेगा या 45 जो ऑलरेडी अनाउंस है, इसका सीधा मतलब। लेकिन जो CBDT ने FAQ बनाया है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन बनाया है क्लैरिफिकेशन के लिए, उसमें कहा गया है कि अगर आप 100 करोड़ की प्रॉपर्टी डिस्क्लोज करते हैं तो 45 करोड़ जो टैक्स बनता है उसको आप अलग से भी दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें ये सर्कुलर इशू किया गया है 30 जून को, तो इसका सीधा मतलब है कि इफेक्टिव रेट 31% होगा। और यही वजह है कि सरकार चाहती है कि किसी भी तरीके से ये एक उसके लिए प्रेस्टीजियस स्कीम है, डिस्क्लोजर का विंडो है, इसलिए इसको जरूर से जरूर सक्सेस होना चाहिए। सोर्स ये भी बता रहे हैं कि 3 लाख करोड़ के आसपास का टारगेट रखा गया है इंटरनली, जिसको कि पूरा करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। लिहाजा ये जो एक्सरसाइज इनकम टैक्स की, उसी की एक कड़ी है। जी, पुराने प्रॉपर्टी सौदों की जांच की जाएगी और इस पर पूरा ब्यौरा मांगा गया है 6 साल पुराने रियल एस्टेट के सौदों की जांच पर। बहुत शुक्रिया दीपू राय, इस पूरी खबर पर अपडेट के लिए आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल किए हैं। 19 नए चेहरों को शामिल करने के साथ ही सरकार ने कई मंत्रियों के विभाग भी बदले हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में उत्तर प्रदेश को ज्यादा तरजीह दी गई है। 19 में से 3 मंत्री यूपी से बनाए गए हैं। संतोष गंगवार और अर्जुन राम मेघवाल को वित्त मंत्रालय में MOS की जिम्मेदारी दी गई है। आज दोनों मंत्रियों ने अपना कार्यभार संभाल लिया। वित्त मंत्रालय से जयंत सिन्हा को सिविल एविएशन मंत्रालय शिफ्ट कर दिया गया है।
वहीं वेंकैया नायडू ने आज नए सूचना और प्रसारण मंत्रालय का पदभार संभाल लिया। वेंकैया नायडू से संसदीय मामलों का मंत्रालय वापस लेकर उन्हें आईएनबी मिनिस्ट्री दी गई है। रविशंकर प्रसाद ने कानून मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार संभाल लिया है। रविशंकर प्रसाद से टेलीकॉम मंत्रालय वापस लिया गया है। संसदीय मामलों के नए मंत्री अनंत कुमार ने आज अपना मंत्रालय संभाल लिया। तो नए पोर्टफोलियो के तहत सभी मंत्रियों ने अपना कामकाज संभाल लिया। जैसे वेंकैया नायडू ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय का पदभार संभाला। वेंकैया नायडू से संसदीय मामलों का मंत्रालय वापस लिया गया। आईएनबी मिनिस्ट्री उन्हें दे दी गई है। वहीं रविशंकर प्रसाद ने कानून मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार संभाल लिया है। रविशंकर प्रसाद से दरअसल टेलीकॉम मंत्रालय वापस लिया गया है। टेलीकॉम और कॉल ड्रॉप को लेकर बहुत ज्यादा उनके काम से खुश सरकार नहीं थी और संसदीय मामलों के नए मंत्री अनंत कुमार ने भी आज अपना मंत्रालय संभाला। कुछ और कामकाज संभालने के बाद इन मंत्रियों ने क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं। We have a combination of able leader and stable government. स्थिर सरकार भी आया और समर्थ नेता भी आया। 30 साल के विराम के बाद लोगों के लिए एक अच्छा अवसर मिला है। इस अवसर को सदुपयोग करना चाहिए और प्रधानमंत्री ने हमको जो मंत्र दिया है, विकास विकास विकास, सुशासन सुशासन सुशासन, दिस इज द मंत्र, दिस इज द गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर ऑल द मिनिस्टर्स, ऑफिसर्स एंड पीपल वर्किंग इन द गवर्नमेंट। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी का एक ही मंत्र है, सबका साथ सबका विकास। यानी वो सबका साथ सबका विकास, इसको हासिल करने के लिए भारत का बहुत बड़ा पंचायत पार्लियामेंट, यहां हम हर मसूदा लेके आते हैं, हर कानून बनाते हैं, चर्चा करते हैं, बहस करते हैं, आम सहमति बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इस उद्देश्य से जो माननीय प्रधानमंत्री जी का दिशा निर्देश होगा इस विकास मंत्र को लेकर के, और आखिर के आदमी यानी गरीब से गरीब उन तक इस विकास को पहुंचाने की, उस पर हम तीनों इस पार्लियामेंट को सभी दलों के सहयोग के साथ। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति बराक ओबामा की, जिनको आपने कई अंदाज में देखा होगा। कभी वो सख्त हो जाते हैं, कभी वो रोने लगते हैं, तो कभी डांस करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सिंगर बराक ओबामा को देखा है? देखिए उनका नया अंदाज। Happy birthday to you, happy birthday dear Malia। जब बेटी के लिए सिंगर बने मिस्टर प्रेसिडेंट, Happy birthday to सबसे ताकतवर राष्ट्रपति का सबसे जुदा अंदाज। Happy birthday dear Malia। बेटी माल्या के लिए पापा ओबामा बने सिंगर। Birthday to you। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा व्हाइट हाउस में एक कार्यक्रम के दौरान गाना गाते नजर आए। Happy birthday dear Malia। Happy birthday to you। दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति बराक ओबामा का ये एक अंदाज देखकर व्हाइट हाउस में मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। Happy birthday to you। Happy birthday। अपनी बेटी माल्या के 18वें जन्मदिन के मौके पर पापा ओबामा ने गाना गाकर सभी को अपना दीवाना बना दिया। Happy birthday इस खास पल को ओबामा ने हैप्पी बर्थडे गाकर और भी खास बना दिया। Malia। Happy birthday to you। Thank you everybody. God bless you. God bless America।